गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। आज के इस 50 डेज एमसीक्यू सीरीज में हमारी जो बात होगी वो मॉड्यूल बी पर होगी। मॉड्यूल ए कंप्लीट कर चुके हैं, हम सारे टॉपिक्स पर एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल बी पर भी लगभग 50 to 60% टॉपिक पर हमारा डिस्कशन हो चुका है या उससे ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आज जो हम बातचीत करेंगे वो नेशनल इनकम पर करेंगे। नेशनल अकाउंट नाम से आपका टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस सिस्टम में। उस मुद्दे पर आज हमारी पूरी पूरी बातचीत होगी। ये क्लास आपके साथ लगातार रोज डिस्कस की जा रही है और एमसीक्यू के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। इस क्लास को ठीक से देखिए, क्योंकि क्लास आपका पूरा सिलेबस कवर भी कर रहा है, साथ साथ हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी जो है इस क्लास में करते रहते हैं। इसलिए क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज जो पूरी चर्चा होगी या जिस यूनिट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यूनिट है आपका नेशनल इनकम। आज की शाम का सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी इज करेक्ट। जीडीपी और जीएनपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अपने को क्या करना है, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे सिलेक्ट आउट करना है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर रिगार्डलेस ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है। तो जीडीपी क्या मेजर करता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं आपकी कंट्री के बॉर्डर के अंदर, यानी जो कंट्री की बाउंड्री है, देश की सीमाओं के भीतर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। हम इसमें फैक्टर ओनरशिप नहीं लेते हैं। क्लियर है। तो किसी ने भी अगर देश की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन किया है तो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जीएनपी मेजर्स प्रोडक्शन बाय कंट्रीज नेशनल्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। जीएनपी कहता है कि जीएनपी में भी हम प्रोडक्शन को लेते हैं जो एक देश ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें हम बाउंड्रीज को नहीं लेते हैं। तो बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर, इससे हमें मतलब नहीं, कहीं पर भी लोकेटेड हो, अगर हमारे देश का वो प्रोडक्शन है तो देश के अंदर भी और देश के बाहर दोनों को लेंगे। दोनों स्टेटमेंट में से क्या सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल पहला सही, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दूसरा सही, ऑप्शन सी कह रहा है पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 पर। नेशनल इनकम से लास्ट ईयर 2 सवाल बने भी हैं, 2 क्वेश्चन नेशनल इनकम से पूछा भी गया है। इसे बहुत इत्मीनान से आंसर करिएगा, माइनस मार्किंग है नहीं, इसका ये कतई मतलब नहीं बाबू कि आप बिल्कुल जल्दबाजी में आंसर करेंगे। इत्मीनान से आंसर करिए, पेपर बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। पर्याप्त समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पर ले लिया है। देखिए जीडीपी क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देश ने प्रोड्यूस किया है एक फाइनेंशियल ईयर में बाउंड्रीज के अंदर, वो कहलाता है जीडीपी। जीडीपी में हमें नागरिकों का ध्यान नहीं रखना होता, यानी कि भारत के अंदर प्रोडक्शन हुआ है तो हमें इससे मतलब नहीं किस देश के नागरिक ने किया। यदि वो भारत के अंदर उत्पादन हुआ है और भारत में ही वो रह रहा है तो उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जीडीपी में बाहर की किसी भी इनकम को ऐड नहीं किया जाता है, जबकि जीएनपी में हम देश के अंदर देश के बाहर दोनों के उत्पादन को लेते हैं। इसीलिए हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। जब हम जीएनपी का फॉर्मूला बनाते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी तो लेते हैं प्लस इसमें जोड़ते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है, या इसको हम कहते हैं एक्स माइनस एम। एक्स वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोर्ट, माइनस एम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंपोर्ट, या इसी को हम कहते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपके लिए दोनों स्टेटमेंट सही होगा। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच। कौन सा इसमें से मेथड नहीं उपयोग किया, क्या नहीं यूज किया जाता है जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड लेकर। एक्सपेंडिचर अप्रोच या एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से क्या है जो नहीं इंक्लूड होगा। जो नहीं इंक्लूड होगा वो आपको चुनना है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है उसको नहीं लेंगे। या बी कह रहा है कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, या ड्यूरेबल गुड्स पर हाउस होल्ड ने जो एक्सपेंडिचर किया उसके कंजप्शन पर जो एक्सपेंडिचर किया है। सी कह रहा है नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट एक्सपोर्ट हम लेंगे गुड्स और सर्विसेज का या नहीं, आपको ये बताना है। डी कह रहा है परचेज ऑफ यूज्ड गुड्स सच एज सेकंड हैंड कार्स एंड प्री ओन्ड हाउसेज। अगर हम सेकंड हैंड कार्स या प्री ओन्ड हाउसेज की बात करें तो वो कैलकुलेट होगा ही नहीं, आपको ये बताना है। तो अगर सेकंड हैंड जो है गुड्स उनको परचेज किया जा रहा है तो वो कैलकुलेशन में आएगा या नहीं आएगा। ऑप्शन चारों मैंने आपको बता दिया भैया, इत्मीनान से आंसर करिए। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसका आंसर हो भी जाएगा। आंसर करते चलिए। देखिए जब भी हम नेशनल इनकम या जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरमीडिएटरी गुड्स या सेकेंड हैंड गुड्स या लास्ट ईयर के स्टॉक्स, इन सबको कैलकुलेट नहीं किया जाता। याद रखिएगा हमेशा, नेशनल इनकम स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है।
उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष के उत्पादन को लिया जाता है, ना कि पिछले वर्ष के किसी उत्पादन को। सेकेंड हैंड गुड्स को भी नहीं लिया जाता, ना ही इंटरमीडिएटरी गुड्स को हम लेते हैं। अगर ये सारी गुड्स को हम वापस कैलकुलेट करेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी दोहराव हो जाता है, गणना दो बार हो जाती है और नेशनल इनकम सही नहीं आ पाता है या जीडीपी का कैलकुलेशन सही नहीं हो पाता है। इसलिए आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है कि सर सेकेंड हैंड गुड्स अगर परचेज किया जाएगा, जैसे सेकेंड हैंड कार या सेकेंड हैंड जो आपका सेकेंड ओन्ड हाउस होता है, उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। जब हम नेशनल इनकम मेथड का उपयोग करके नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, किसको छोड़कर? तो जो नहीं इंक्लूड होगा वो आपको यहां पर चुनना है। नेशनल इनकम मेथड से हम मेजर करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज पेज टू वर्कर, ध्यान समझिएगा, जो नहीं इसमें शामिल होगा वो हमें चुनना है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो इसमें से सारे शामिल किए जाएंगे एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो वेजेस एंड सैलरीज पेड टू वर्कर्स, जो वर्कर्स को वेजेस एंड सैलरी दी गई है वो, रेंट रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड ने जो रेंट रिसीव किया है वो, या इंटरेस्ट अर्न्ड बाय कैपिटल ओनर्स, कैपिटल ओनर्स ने जो ब्याज कमाया है वो, या गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, या गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करता अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, वो सब ऐड होगा कि नहीं होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? इनकम मेथड का उपयोग किया जाए तो इनकम मेथड में हम क्या जोड़ते हैं? इनकम मेथड में हम टोटल इनकम लेते हैं। इनकम मेथड में हम क्या लेते हैं बाबू? टोटल इनकम लेते हैं। वो टोटल इनकम चाहे आपका प्रॉफिट के थ्रू आया हो, क्रम से लिखते हैं, रेंट के थ्रू आया हो, या वेजेस के थ्रू आया हो, या वो इंटरेस्ट के थ्रू आया हो, या वो प्रॉफिट के थ्रू आया हो, और इसमें हम जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? क्योंकि इतना हमारा टोटल इंटरनल इनकम बताता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा एक्सटर्नल इनकम बताता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जब हम टोटल जोड़ लेते हैं तो हमारी टोटल इनकम कहलाता है, टोटल इनकम ही इनकम मेथड कहलाता है। लेकिन इसमें ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, या आपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो दिया है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह, ये सब ऐड नहीं किया जाता है। इसलिए ए बी सी तो ऐड होगा, डी ऐड नहीं होगा। आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, बहुत सुंदर भैया, गाजेबाजी के साथ डी आंसर दुरुस्त आंसर है। व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय यूजिंग द इनकम अप्रोच। अभी पीछे मैंने आपको ये पूरा बताया है बाबू, जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम अप्रोच से। अगर आपने इसको ठीक से देखा होगा, इसका जो अभी मैंने यहां पर डिस्कशन किया, टोटल इनकम इज इक्वल टू, चाहे रेंट हो, वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, या एनएफआई हो। एनएफआई को हम एक्स माइनस एमबी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको पूरा क्लू दे दिया है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। आंसर करिए, अगर इनकम अप्रोच से हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो सही फॉर्मूला क्या होगा? जीडीपी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या जीडीपी इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी गुड्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या जीडीपी इज इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डिप्रिशिएशन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, या जीडीपी पर्सनल इनकम, कॉर्पोरेट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होगा दुरुस्त आंसर? थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल ऑप्शंस बनाए गए हैं, इत्मीनान से आंसर करिएगा। आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर सही आंसर क्या होगा? एक क्लू मैं आपको दे दूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि डिप्रिशिएशन को ऐड नहीं किया जाएगा, तो डिप्रिशिएशन अगर हम एनडीपी निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वहां पर हम डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं, यहां पर हम ऐड करेंगे। तो क्या होगा दुरुस्त आंसर? देखो जो ऑप्शन ए दिया गया है ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, जबकि इनकम अप्रोच से पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन बनेगा नहीं। सी पर अभी मैंने पीछे पूरा डिस्कशन किया, चाहे वो वेजेस हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, डिप्रिशिएशन भी उसमें ऐड होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आप प्लस करते हैं, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो फिर वो आपके नेशनल इनकम का हिस्सा बन जाता है, और सब्सिडीज को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सी आप में से जिन्होंने भी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज दैट नॉमिनल जीडीपी, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी है ना, आपको डिफरेंस बताना है। ये नॉमिनल जीडीपी बाद में जो शब्द लिखा है वो अतिरिक्त लिखा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। केवल आप डिफरेंस बताइए भैया, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। ए कह रहा है एडजस्ट फॉर चेंज, अच्छा
दैट नॉमिनल जीडीपी, अच्छा ठीक है, डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। दैट नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, एडजस्ट फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल वेयर एज रियल जीडीपी डज नॉट। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है, जबकि रियल जीडीपी में ऐसा नहीं है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग करंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। सी करा इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स व्हाइल रियल जीडीपी डज नॉट। डी करा ऑलवेज ग्रोट एट फास्टर रेट, जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा तेजी से बढ़ता है रियल जीडीपी की तुलना में किसी इकोनॉमी में। क्या होगा दुरुस्त आंसर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के लिए। अब मैं आपको कुछ क्लू दे देता हूं भैया, जो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है वो करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी जो करंट मार्केट प्राइस होती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि रियल जीडीपी को बेस ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है या कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। क्या होगा दुरुस्त आंसर, क्या होगा दुरुस्त आंसर, क्लियर है? मैं फॉर्मूला भी लिख दूं क्या, देखिए नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। जो करंट प्राइस होती है उसको हम लेते हैं करंट प्राइस, यानी इसमें इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी इफेक्ट जो है उसको भी देखा जाता है, इन्फ्लेशन कितना है या डिफ्लेशन कितना है। जबकि हम रियल जीडीपी की जब बात करते हैं, जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो करंट ईयर प्रोडक्शन प्रोडक्शन और इसको हम बेस ईयर प्राइस पर निकालते हैं या कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, इसमें हम एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी इफेक्ट को। अब आपका आंसर आ गया होगा, इत्मीनान से आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर, बी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम इसे कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस पर, यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी इफेक्ट को एडजस्ट किया जाता है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। उम्मीद है आपने अपनी जेआईबी की तैयारी शुरू कर दी है, नहीं शुरू की है तो कर दीजिए भैया, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। देखते देखते हम लगभग सितंबर का पहला वीक भी खत्म कर चुके हैं। आपके पास सितंबर के 3 हफ्ते और बचे हुए हैं, अक्टूबर पर पूरा बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर 2 नवंबर से ही आपका पेपर शुरू, तो नवंबर में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। ये जो कुल समय बचा हुआ है इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक हो गई जी इतनी बात। तो लगभग 25 दिन आपके पास ये है, 30 दिन आपके पास अक्टूबर का बचा हुआ, 30-31 दिन कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 55 डेज के आसपास आपके पास समय है। अभी इसमें आप तैयारी शुरू करेंगे तो अभी भी आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, पेपर सारे क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे महापैक में जुड़ सकते हैं। महापैक में अभी आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया है टीचर्स डे पर, और ये ऑफर 4 सितंबर से यानी कल से शुरू हो चुका है। 7 सितंबर तक जाना है, 7 सितंबर तक ऑफर ये है कि आपको हमारे सारे महापैक सारे ही लाइव बैचेस पर 60% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है, अप टू होगा, फ्लैट नहीं होगा, 60% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसीलिए सारी फीस आपको काफी कम दिखाई दे रही है, चाहे वो 6 मंथ हो, 12 मंथ हो या 24 मंथ्स का महापैक हो। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट और महापैक पर। इस पर भी आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। यह आपका जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक। इस महापैक से आप जेआईबी और सीआईबी सिंगल महापैक से ही आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चल ठीक है जी, तो कंबाइंड महापैक में आप अपने जेआईबी और सीआईबी की प्रिपरेशन एक ही महापैक से कर सकते हैं। इसमें जेआईबी और सीआईबी दोनों ही महापैक की सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। सीआईबी का इलेक्टिव पेपर इसमें आपको नहीं परचेज करना पड़ता, सीआईबी का इलेक्टिव पेपर भी इसमें आपको एडेड मिलेगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके नवंबर एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए 2 सबसे इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च किए गए। एक आपको ऑफिसर जेआईबी फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको पूरी थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट बैच होगा, इस पर भी आपको ये डिस्काउंट का लाभ मिल रहा है। और दूसरा आपके लिए जो होगा वो एमसीक्यू बैच होगा, एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन बैच है, अभी हम उस पर आगे जानकारी दे देंगे आपको। एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन बैच है, उस बैच में आपको एमसीक्यू और फाउंडेशन दोनों की क्लासेस मिलेंगी, जबकि फाउंडेशन में फाउंडेशन की क्लासेस मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपने, if a country's GDP growth rate is positive but its per capita income
या पर कैपिटा जीडीपी इज डिक्लाइनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर किसी देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो डिक्लाइन कर रही है, यानी प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो कम हो रहा है जबकि देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो आपको बताना है कि ऐसी कंडीशन में क्या सही होगा। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर देन जीडीपी ग्रोथ रेट, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है जीडीपी की तुलना में, यानी जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन उससे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन, या कंट्री डिफ्लेशन को एक्सपीरियंस कर रही है। सी कह रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज हायर देन प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन से ज्यादा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। या द इन्फ्लेशन रेट इज एक्सीडिंग जीडीपी ग्रोथ, या इन्फ्लेशन रेट जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा हो रहा है। तो देखिए जब भी आप तब तक इसका आंसर करिए, जब भी कोई चीज हम पर कैपिटा निकालते हैं, जैसे हमें पर कैपिटा जीडीपी निकालना है, अगर हमें पर कैपिटा, जैसे हमें कोई भी चीज पर कैपिटा निकालनी, जैसे हमें पर कैपिटा जीडीपी यहां पर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। अगर ऐसे ही हमें पर कैपिटा नेशनल इनकम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी निकल आएगा। अगर जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन आपकी पर कैपिटा जीडीपी फॉल कर रही है, लगातार नीचे जा रही है, तो इसका मतलब आपकी पॉपुलेशन क्या हो रही होगी, जीडीपी से ज्यादा बढ़ रही होगी। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन अगर उससे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, तो आपको पर कैपिटा जीडीपी डिक्लाइन करेगा। इसलिए आप में से जिन्होंने भी ए आंसर चुना है बिल्कुल दुरुस्त आंसर चुना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इफ जीडीपी एट करंट प्राइस इज ग्रोइंग फास्टर देन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस जो अभी आज की प्राइस पे निकाला जा रहा है, यदि जीडीपी तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अगर हम कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं उसकी तुलना में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, तो ऐसी कंडीशन में इनमें से क्या आवश्यक रूप से सत्य होगा। इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव, उस देश में इन्फ्लेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या इन्फ्लेशन नेगेटिव होगा, या रियल जीडीपी ग्रोथ जीरो होगी, या नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है जीरो होगी। तो डी तो आपका आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पर ही लिखा है अगर आपका नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइस पर जो जीडीपी निकाली जाती है वो नॉमिनल जीडीपी होती है। तो अगर करंट प्राइस पर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी क्या है, बढ़ रहा है। तो आप डी तो आंसर करेंगे नहीं। अब आंसर करिए भैया क्या होगा। क्लियर है, मैं आपको क्लू दे देता हूं, जब भी हम करंट प्राइस पर जीडीपी को निकालते हैं तो प्राइस में जो चेंज होता है, क्लियर है, जो चेंजेस प्राइस में होते हैं, चेंजेस इन प्राइस, उसको हम कंसीडर करते हैं। और प्राइस में अगर चेंज होगा तो या तो वो इन्फ्लेशन होगा, क्लियर है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन, और अगर प्राइस कम हो रही है तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। क्लियर है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि करंट प्राइस लगातार बढ़ती चली जा रही है, यानी करंट प्राइस पर जीडीपी रियल प्राइस की तुलना में, कांस्टेंट प्राइस की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम करंट प्राइस अगर बढ़ रहा है तो करंट प्राइस में हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, इन्फ्लेशन को लेते हैं, उसके इंपैक्ट को देखते हैं, तो इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप में से जिन्होंने ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आपने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आपको इनमें से बताना है कि पर्सनल डिस्पोजेबल, जो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसके लिए क्या सही फॉर्मूला है या कौन सा इक्वेशन उसके लिए है। प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस, या पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फीस फाइन्स एटसेट्रा। प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस, या टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड माइनस टोटल इनकम, टोटल क्या नाम है, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स गिफ्ट रिसीव्ड। डिस्पोजेबल इनकम पर सवाल पूछा गया। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है भैया, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के पास जो अपने ऊपर खर्चा करने के लिए, यानी जो उपभोग्य हो गया, कंजप्शन के लिए जो उसके पास पैसा बचा है वो कहलाता है डिस्पोजेबल इनकम। कंजप्शन के लिए जो पैसा बचा है उसको हम क्या कहते हैं भैया, डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाली जाती है, जब हम अपनी पर्सनल इनकम में से जो भी हम डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं उसको माइनस कर दें, या किसी भी तरीके का चालान, फीस, ये सब भी अगर हमने पे किया है तो वो सब माइनस करने के बाद अंततः जो हमारे पास उपयोग के लिए, कंजप्शन के लिए बचा हुआ है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। इसलिए पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, और उसमें भी हम ये माइनस कर देते हैं जो भी मिसलेनियस फीस, फाइन्स, चालान, ये सारी चीजें हैं। तो आप में से जिन्होंने भी डिस्पोजेबल इनकम के लिए बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल दुरुस्त आंसर चुना है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सारी चीजें देखते सुनते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं भैया लगातार। नेशनल इनकम से खूब सारे क्वेश्चन हर बार बनते भी हैं। ठीक है जितनी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल दुरुस्त चुना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर अमंग द नेशनल इनकम एग्रीगेट। नेशनल इनकम एग्रीगेट में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है
जो सबसे अच्छे तरीके से बता पाता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस देश में आर्थिक सुधार काम कर रहे हैं, यह हमें किससे पता चलता है? जीडीपी मार्केट प्राइस से, या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से, या डिस्पोजेबल इनकम से, या पर्सनल इनकम से? हमें कैसे ये पता चलेगा कि देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है या देश के नागरिकों का वेलफेयर हो रहा है? या हमें किससे मालूम चलता है? जीडीपी मार्केट प्राइस पर, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर आपका डिस्पोजेबल इनकम है, या फिर आपकी पर्सनल इनकम है? क्या ये पता चलेगा? क्लियर है? चलिए मैं आपको कुछ क्लू दे देता हूं। अगर देश की जीडीपी लगातार बढ़ती चली जाए, देश की जीडीपी तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम कम होती चली जाए, है ना, अगर पर कैपिटा इनकम, क्योंकि जनसंख्या भी अगर बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम कम होती चली जाएगी, अगर जीडीपी से ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम कम होती चली जाएगी, तो प्रति व्यक्ति यदि कम रिसीव कर पा रहे तो क्या जीडीपी का हमें कोई लाभ मिल रहा है? तो आंसर है नहीं। इसका मतलब जीडीपी के बढ़ने से यह जरूरी नहीं है कि आपके देश में इकोनॉमिक वेलफेयर होगा ही होगा। दूसरा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट से भी नहीं क्लियर होगा। अब आपके पास दो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम। अगर ऑप्शन में डिस्पोजेबल इनकम ना दिया हो तो आपका आंसर बनेगा पर्सनल इनकम। तो पर्सनल व्यक्तिगत आय ही ये बताती है कि किसकी सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन पर्सनल इनकम से भी ज्यादा शुद्ध होता है डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम हमें ये बताता है कि कितना हमारे पास खर्च योग्य बचा है, यानी उपभोग योग्य क्या हमारे पास बचा है, ये बताता है डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम ना होता तो आपका आंसर पर्सनल इनकम बनता, लेकिन पर्सनल इनकम के साथ साथ डिस्पोजेबल इनकम भी है ऑप्शन में, इसलिए आप में से जिन्होंने भी सी आंसर चुना है डिस्पोजेबल इनकम, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त आंसर चुना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर को नापने का जो सबसे सही तरीका है वो क्या है? आपका डिस्पोजेबल इनकम, यानी उपभोग योग्य आय। उपभोग योग्य आय का मतलब होता है जो आपके पास अंततः खर्चा करने के लिए बचा है, उपभोग योग्य आय इसको बोला जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? क्लियर है यहां तक? तो सी आंसर जिन्होंने भी किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास आपके लिए नेशनल इनकम पर डिस्कशन करने के लिए 9 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे सारे। बहुत इत्मीनान से इसको देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सवाल हर साल पूछे जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और मैंने भी आपसे पीछे ये चर्चा की कि भैया आपके लिए सारे ही हमारे महापैक, सारे लाइव बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट 7 सितंबर तक चलेगा, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। अब देखिए, जिस एमसीक्यू बैच की बात मैं आपसे कर रहा था वही एमसीक्यू बैच है। एमसीक्यू बैच की सबसे खास बात यह है बाबू कि इस एमसीक्यू बैच में आपको, ध्यान समझिएगा, इस एमसीक्यू बैच में आपको एमसीक्यू के साथ साथ, यानी एमसीक्यू के थ्रू तो आपके चारों पेपर के सारे सिलेबस कवर ही किए जाएंगे, साथ ही साथ इसमें फाउंडेशन बैच जीआईबी का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। यानी एक सिंगल बैच में 2 बैचेस आपको मिल रहे हैं, फाउंडेशन भी मिल रहा है और एमसीक्यू भी मिल रहा है आपको। इसकी जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस तो इसकी 5000 है, लेकिन अभी आपके लिए डिस्काउंट है तो 1999 में आप अवेल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच 2.0 भी आपके लिए। इसके पहले हम लोगों ने एक और फाउंडेशन बैच देखा, ऑफिसर्स बैच, वो बिल्कुल न्यू बैच ऑफिसर्स बैच। क्लियर है? अगर आपका कोई एक ही विषय रुका है, सिंगल सब्जेक्ट ही अगर आपका कोई है, तो आप सिंगल सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट के रूप में, चाहे वो पीपीबी हो, चाहे वो एएफएम हो, चाहे वो आरबीडब्ल्यूएम हो, या इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी मिल जाएंगे। तो अगर किसी का एक ही सब्जेक्ट रुका है तो फिर वो पूरा बैच ना ले, वो सिंगल सब्जेक्ट खरीद के ही अपनी तैयारी कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, अगर सिर्फ एक पेपर आपका रुका हुआ है तो आज के लिए फिर हम इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को आप स्कैन कर ले। ये आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी फैसिलिटीज रेगुलर मिलती हैं। आपके जो भी सवाल होते हैं, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, या इस विषय इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो मैं विषय आपके साथ डील करता हूँ, इस विषय को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लगातार बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस ग्रुप पर। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं इससे ऐड हो पा रहे, तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर लेंगे आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है, आप यहां पर भी अपने सवाल लगातार पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आपके मन में आए। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी। मॉड्यूल बी में अभी 1-2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट वाइज हमारी बातचीत हो रही है और सही सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।